ठीक, तो आज के दिन में गणतंत्र दिवस पे मैं आप लोगों को सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बताऊंगा। ठीक, महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस जी को सब जानते हैं, लेकिन सही मायने में उनके बारे में बहुत लोगों को कम पता है, और जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हुए हैं एग्जाम के विषय। आज हमारा 73 जो है रिपब्लिक डे मनाया गया। ठीक, और इसके अवसर पर हम सभी को, आप सभी को जो है हार्दिक अभिनंदन करते हैं, और भारतीय संविधान के गौरव को जो है हम आगे बढ़ाते हैं। थोड़े बहुत हम रिपब्लिक के बारे में समझ लेते हैं कि रिपब्लिक होता क्या है, हम क्यों मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं। आपको पता होगा कि भारत जो है वो 4 फेसों से गुजरा है, 4 फेस से होकर के। 4 फेस में जिनमें पहला फेस आपका था उपनिवेश, ठीक, दूसरा था संरक्षणवाद, तीसरा था प्रभुसत्ता, और आपका चौथा था संप्रभुसत्ता। उपनिवेश को क्या कहते हैं हम? कॉलोनी कहते हैं। उपनिवेशवाद का अर्थ होता है जब कोई देश किसी कमजोर देश पर कब्जा करके उस पर अपना शासन करता है। तो भारत के ऊपर लगभग 200 वर्षों से ब्रिटिश सरकार ने कब्जा कर रखा था। तो भारत क्या था? एक उपनिवेश था। भारत को आजादी मिली, लेकिन आजादी से पहले भारत एक तरह से प्रोटेक्ट था। किसके अंदर? तो आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर। मानो कि स्टेट वन और स्टेट 2। स्टेट 1 के अंदर सारी पावर होती है स्टेट 2 के ऊपर। स्टेट 2 मतलब होता है भारत, मान लो भारत है, और स्टेट 1 मतलब ब्रिटिश। तो इस टाइम क्या था कि भारत के ऊपर ब्रिटिश का पूरा नियंत्रण था। ठीक है, 1947 तक। लेकिन इसके बाद स्टेट 1 ने स्टेट 2 के केवल डिफेंस पर जो है नियंत्रण रखा, ओनली फॉर डिफेंस पे। ठीक, स्टेट 3 जो स्टेट 1 और स्टेट 3 जो फेज 3 था, उसमें हमारे पास सब कुछ था, लेकिन जो शासन का जो मेन अधिकार था, पावर हमारे पास, लेकिन नाम किसका आता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। जब भारतीय वायसराय को गवर्नर जनरल बना दिया गया, माउंटबेटन। ठीक, इसके बाद संप्रभुसत्ता का मतलब होता है कि जब ये तीनों फेज खत्म हो जाते हैं, तो इसमें होता क्या है कि भारत के पास जो है अपना खुद का संविधान, खुद के अपने शक्ति, और सबसे बड़ी बात निर्णय लेने की पावर, ये भारत के पास थी। इसे कहते हैं हम संप्रभुसत्ता। कोई दिक्कत नहीं। हम 3 डेट को ज्यादा समझते हैं। एक 15 अगस्त 1947 को का दिन, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, बल्कि जबकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। अब हम इसको थोड़ा समझते हैं कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, तो क्या लागू नहीं हुआ होगा?
लगभग 395 आर्टिकल में से 200 आर्टिकल ऐसे थे जो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया। और 26 जनवरी 1950 को कौन सा मेन संविधान लागू हुआ? तो आपका आर्टिकल 395। हमारे देश के संविधान में क्यों रोक के रखा गया और क्यों 26 जनवरी 1950 को ही हमारा संविधान लागू हुआ? ऐसा क्या कारण था? कुछ ऐतिहासिक परिवेश को देखते हुए हम थोड़े अमेरिका के ऊपर चलते हैं। ठीक, अमेरिका के ऊपर भी ब्रिटिश की हुकूमत थी, शासन व्यवस्था थी वहां पे। 1783 और 1776 की घटना याद होगी अगर पढ़ते होंगे तो। 1776 में अमेरिका के लगभग 14 राज्य ऐसे थे जो अपने आप को स्वतंत्र मान लिए, इंडिपेंडेंट मान लिए कि हम जो है आजाद हैं। लेकिन आजादी मिली कब? तो 1783 में। ऐसा ही कुछ भारत के साथ हुआ था। आपको पता होगा लाहौर अधिवेशन। लाहौर 26 जनवरी 1929 को आपका लाहौर अधिवेशन हुआ था, रावी नदी किनारे। कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, इस लाहौर अधिवेशन में नेहरू जी ने 12 बजे रात को यह घोषणा किया था कि हम जो है 26 जनवरी 1930 को आजाद हो जाएंगे। ठीक, लेकिन हमें आजादी नहीं मिली। तो जब सॉरी हमारा देश आजाद कब हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को। लेकिन हम उससे पहले 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। जब हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए, तब जाकर के हमने देखा कि जो 26 जनवरी का दिन है उसे कैसे याद रखा जाएगा। तो संविधान को रोक कर रखा गया और 26 जनवरी का 2 महीना वेट किया गया कि हम 26 जनवरी के दिन जो है संविधान लागू करेंगे, ताकि उस दिन को भूला नहीं जाएगा। रिपब्लिक अर्थात गणतंत्र का मतलब होता है कि ऐसी शासन व्यवस्था जो वंश के आधार पर ना चलता हो। ठीक, जहां की शासन व्यवस्था जनता के अकॉर्डिंग चलता हो। सब सारी शक्तियां, संविधान की सारी शक्तियां जनता के हाथ में हो। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान में रिपब्लिक डे को मनाया गया। 1955 में पहली बार चीफ गेस्ट आए थे हमारे देश के अंदर, 26 जनवरी 1955 में। वो चीफ गेस्ट कौन थे? तो इंडोनेशिया के जो नेता थे डॉक्टर सुकर्नो, वो थे। और तब से लेकर आज तक हमारे देश में जो है चीफ गेस्ट की जो सिस्टम है वो चलता आ रहा है। लेकिन इस बार जो है कोविड के चक्कर में सेंट्रल एशिया के जो देश थे उनके नेता आने वाले थे, लेकिन वो आ नहीं पाए। अब मैं आप लोगों को देश के वीर सपूत सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बताऊंगा, जिनके बारे में आप सभी को पता होगा कि सुभाष चंद्र बोस जी ने देश को आजाद दिलाने में काफी मशक्कत करी। लेकिन यह नहीं पता होगा उन्होंने क्या क्या अपने लाइफ में स्ट्रगल किया और कैसे कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया। काफी सारी समस्याओं को हैंडल करते हुए वो देश को आजाद कराने में सक्षम रहे। लेकिन आजादी से पहले ही उनकी मौत हो जाती है। उनके बारे में बताऊंगा आपको आज। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 1897 में उड़ीसा के कटक में हुआ था। क्या आप लोगों को पता था पहले से? नहीं। बस ये पता था कि सुभाष चंद्र बोस जी ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। देखे मूवी आपने? हाँ। 18
1897 में सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ। कहां पे? कटक में। कटक कहां है? तो आपका उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा के कटक में उनका जन्म हुआ। इनके गुरु जो थे, जो इनके राजनीतिक गुरु कह लो, वो थे CR दास। CR दास, इसका पूरा नाम है चित्तरंजन दास। इनके वाइफ का नाम बसंती। ठीक, चित्तरंजन दास इनके गुरु थे और इनके वाइफ का नाम बसंती। सुभाष चंद्र बोस जी का नहीं, चित्तरंजन दास जी के। 1920 में 1920 में सुभाष चंद्र बोस जी IAS सिविल सर्विस, ठीक, के एग्जाम को पास किया। ठीक, सिविल सर्विस था उस समय, सिविल सर्विस था। ठीक, और जिसे आज हम IAS अफसर कहते हैं, जिसे ICS कहते हैं। ठीक, ICS, इस एग्जाम को पास किया और IAS के रैंक पर उन्होंने अपना पद भरण मतलब बैठ गए। उसी टाइम में आपको पता होगा कि असहयोग आंदोलन चल रहे थे। महात्मा गांधी ने 1920 में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था। उन्होंने कहा कि हम किसी भी कीमत में अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस जी ने 1921 में महात्मा गांधी की रिस्पेक्ट करते हुए उन्होंने क्या किया? ICS का पद रिजाइन कर दिया। आज के टाइम में एक चपरासी की नौकरी को नहीं छोड़ता, वो देश के लिए IAS की नौकरी रिजाइन कर दिया है। कितने बड़े अधिकारी पद था वो। लेकिन हुआ क्या? असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने वापस ले लिया। सुभाष चंद्र बोस बोले बोका है ये, सही में समझ नहीं आता इनको, कब क्या करते पता नहीं, मैंने इनके कारण सब कुछ छोड़ दिया। इन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, जिसका परिणाम महात्मा गांधी को भुगतना पड़ा। सुभाष चंद्र बोस जी फिर स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले लिए। 1938 में गुजरात के अंदर हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। कांग्रेस का जो है मेन चीफ बनाया गया। ठीक, और जस्ट एक साल के बाद MP के त्रिपुरी में 1939 में मध्य प्रदेश के अंदर त्रिपुरी जगह है, त्रिपुरा नहीं त्रिपुरी, जब वहां अधिवेशन हुआ तो वहां जब अधिवेशन हुआ तो उसमें क्या हुआ कि थोड़ी बहस हो गई थी महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस जी से बोला कि यार सुभाष भाई, तुम जो हो ना गरम दल के नेता हो और तुम ना अभी ये पद छोड़ दो, क्योंकि अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है और मैं अभी रिस्क लेना चाहता नहीं हूं। अंग्रेज गवर्नर उस टाइम थे लॉर्ड लियोंगिथ, ठीक, वायसराय थे। उन्होंने छूटते कह दिया था कि कहीं पर भी भारतीय विद्रोह करते हुए, क्रांति करते हुए दिखाई दे तो हवाई हमला करो, सीधे उड़ा दो सबको। सुभाष चंद्र बोस जी बोले कि मैं इस देश के लिए ICS का एग्जाम पद छोड़ दिया और आप बोल रहे हैं कि मैं इस पद को छोड़ दूं। कहा कि तुम्हारे जगह मैं पट्टाभी सीताराम मैया को बिठाऊंगा। कहा ठीक है, इलेक्शन करवा लीजिए, चुनाव करवाइए। पट्टाभी सीताराम मैया और सुभाष चंद्र बोस, दो कैंडिडेट को खड़ा किया गया। सुभाष चंद्र बोस जी फिर जीत जाते हैं। अब महात्मा गांधी परेशान, कैसे उल्टा हो गया, का ये गरम दल का खोपड़ी गरम खोपड़ी का। सुभाष चंद्र बोस जी 24 कैडेट के गरम दल के नेता थे और उसके विपरीत महात्मा गांधी 24 कैडेट के नरम दल के नेता थे। क्या जमने वाली है बात वहां पे?
मैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूं, क्या मैं मैथ पढ़ा पाऊंगा? मैथ वाले टीचर का साइंस कैसा होगा और मेरा साइंस कैसा होगा? फर्क होगा ना। सुभाष चंद्र बोस ने कहा यार छोड़ो, उसने रिजाइन दे दिया, कहा जाओ, रिजाइन दे दिया। फिर महात्मा गांधी गए, पता किसी के पास? पट्टाभी सीतारामैया के पास। कह रहा जाए आइए पद बैठिए। कह रहा पगला गए क्या? आपको इतना नहीं पता हमारी बेइज्जती हो गई, हम हार गए और हम हारे मुंह जाएंगे पद बैठने के लिए, हम नहीं जा रहे, आपकी शौक ढूंढ लिए। राजेंद्र प्रसाद जी हमारे खैनी चुनाते हुए आए, उनके पास गए महात्मा गांधी, कहा कि अब आप ही बैठ जाइए। कहा ठीक है बैठा दो। राजेंद्र प्रसाद जी फिर जाकर के उस अधिवेशन में पद को संभाला और जैसे ही पद छोड़े सुभाष चंद्र बोस जी, उन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली, फॉरवर्ड ब्लॉक की। फॉरवर्ड ब्लॉक की पार्टी बना ली और आंदोलन करना शुरू कर दिया। भड़काऊ भाषण देते थे, बिल्कुल ऐसे भाषण से शरीर में आग लग जाए इंसानों के, युवा पीढ़ी के अंदर। क्रांतिकारी थे, ऐसे यंग जवान थे, बिल्कुल ऐसे भड़काऊ भाषण देते थे कि भाई चिंगारी में बस फूकना था एक बार। अंग्रेजों लगा ये बहुत बदमाश है, इसे गिरफ्तार कर लो। गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। 1941 में जेल से वो रिहा हो गए और जेल से रिहा होने के बाद वो सीधे अफगानिस्तान होते हुए कहां पहुंच गए? जर्मनी। जर्मनी में गए वो हिटलर से मिलने। हिटलर के ऑफिस में गए, बैठे, हिटलर आया, उसके बॉडीगार्ड सब खड़े हुए, जय श्री राम, उनका नारा था जय श्री राम। सुभाष चंद्र बोस जी बैठे रहे, तो उनके बॉडीगार्डों ने कहा, उनके सैनिकों ने कहा, हिटलर सैनिकों ने, हिटलर जी उठे, आइए आए, उठिए। वो नहीं उठे। जब चला गया हिटलर तो चला पता नकली है वो। फिर दोबारा आया, फिर सब उठ गया, सब सैनिक हिटलर के, और वो बैठे रहा, पता चला फिर नकली है वो। और ये हिटलर ना ये चुपके से सारी चीज देख रहा था, क्योंकि हूबहू 6-7 जो है हम शक्ल बना रखा था हिटलर, दुश्मनों से बचने के लिए। हिटलर कंफ्यूज हो गया, कहा यार कौन है ये? जाके मिला, कहा कौन हो? कहा मैं सुभाष चंद्र बोस। कहा अच्छा, कहां से आए? इंडिया से। हाँ। कहा ठीक, क्या चाहते हो? कहा जब जो मैं चाहता हूं आप दे नहीं सकते। बोले बता तो सही क्या चाहते हो? कहा कि इंग्लैंड ने, ब्रिटिशों ने जो 3 लाख सैनिक आपके खिलाफ लड़वाने लाया था, कहां? जर्मनी में, उन सबको आपने गिरफ्तार कर रखा है। उन सैनिकों को मुझे दे दो, मैं ब्रिटिश के खिलाफ लड़वाऊंगा। मैं इंडिया ले जाकर के इन सबको इंग्लैंड के खिलाफ लड़वाऊंगा। हिटलर का तो पगला उगला गया है, पहले मैं गाड़ी को आगे ले गया फिर बैक ले जाऊं, मैं दिमाग खराब हो गया, कहानी दे दे। हिटलर करता क्या था, उन सेनाओं के साथ एक बहुत बड़ा हॉल बना रखा था, उसमें खिड़कियां नहीं होती थी। उसमें पहले सब सैनिक घुसाता था, घुसाने के बाद कुंडी लॉक किया और जहरीली गैस डाल देता था उसमें, और छोटे से खिड़की से, वो शीशे खिड़की से देखता था कि किस तरफ तक लोग मर रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस जी के रिक्वेस्ट करने पर कहा ठीक हम दे देंगे, लेकिन ये तो मरा हुआ है लोग, इनके अंदर से देशभक्ति की भावना खत्म हो चुकी है। कहा मैं जिंदा लाऊंगा, इसके अंदर जो देशभक्ति भावना खत्म हो चुकी है, मैं इनके अंदर वो भावनाएं जगाऊंगा। कहा कैसे? कहा देखिए हम करते हैं व्यवस्था इसकी। सैनिकों को बुलाया गया, जितने भी जवान थे, सुभाष चंद्र बोस जी को पसंद नहीं कर रहे थे सारे जवान। कहा हम नहीं जाएंगे इंडिया, क्योंकि ब्रिटिश उनको अच्छे खासे वेतन दे रहे थे, अच्छा वेतन। कहा हम नहीं जाएंगे। कहा नहीं जाओगे? उन्होंने भाषण दिया, उन्होंने कहा वह खून किस मतलब का, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आए देश के काम नहीं। फिर कहे वो खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन का ना रवानी है, जो परवश होके बहता वो खून नहीं वो पानी। उस दिन लोगों ने
समझा खून की कीमत जिस दिन बर्मा में सुभाष ने उनसे मांगी कुर्बानी थी। बोले सुभाष, आजादी का बलिदान अब तुम्हें करना होगा। बोले सुभाष, आजादी का बलिदान अब तुम्हें करना होगा। बहुत जी लिए तुम इस जग में, अब तुम्हें मरना होगा। समझ रहे हो कैसा भाषण दे रहे थे वो। फिर बोले, आजादी के चरणों में जो जायमाल चढ़ाया जाएगा वह सुनो तुम्हारे शीशों से फूलों से गूथा जाएगा। स्वतंत्रता का संग्राम कहीं पैसों से खेला जाता है, यह शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। आजाद बाहु ऊंची कर बोले सुभाष, रक्त तुम्हें मुझे दे दो, बदले में तुम भारत की आजादी मुझसे ले लो। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में ना दिल समाते थे। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में ना दिल समाते थे। स्वर इनकलाब के नारे कोसों मील सुनाई पड़ते थे। बोले वो सुभाष, वो आगे आए जिसमें भारतीय खून बहता हो। बोले सुभाष, वो आगे आए जो खुद को हिंदुस्तानी कहता हो। बोले वो आगे आए जो इस पर हस्ताक्षर करता हो। मैं कफन बांटता हूं, वो आगे आए जो हंसकर इसे लेता हूं। सारी जनता में हुंकार हुई कि हम आते हैं भारत माता के चरणों में अपना खून बहाते आते हैं। साहस से भरी युवा आते आते थे, तलवार और छुरी के नोक से अपना रक्त बहाते आते थे। रक्त के स्याही में कलम अपना डुबाते थे और आजादी के परवानों पर हस्ताक्षर करते जाते थे। ऐसे वीर सपूत के लिए यह देश जो है मर मिटने के लिए आज तैयार नहीं है। सुभाष चंद्र बोस जी ने ऐसे ऐसे भाषण देकर के उन सेनाओं के अंदर जोश भर दिया। हिटलर देख के दंग रह गया कि क्या है ये इंसान। हिटलर परेशान हो गया और हिटलर ने कहा कि मैंने आज तक इस तरह के इंसान कहीं नहीं देखा, और उन्होंने वहीं पर सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी की उपाधि धारण कर दी। बोले तुम सुभाष नहीं बल्कि नेता हो, तुम एक लीडर हो, तुम सच में एक सेनापति हो। जो सेनापति का एक जो अंदर क्रूर गुस्सा होता है और जो सेनाओं को मोटिवेट कर सकता है वो तुम हो। सुभाष चंद्र बोस जी को सैनिक दिया, लेकिन वो सेना बिल्कुल तरह से थक चुका था, उनके पास तैयारी करने का कोई मौका नहीं था। उस सैनिक को भेज दिया कहां? जापान। और जापान ने जो आइलैंड जीता था, किससे? ब्रिटेन से। वो आइलैंड था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। वो आइलैंड दे दिया किसे? सुभाष चंद्र बोस जी को गिफ्ट में। 1944 में सिंगापुर से रेडियो से सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी से कहा कि मैं इस स्वतंत्रता संग्राम में बापूजी का हेल्प मांग रहा हूं, मैं राष्ट्रपिता से हेल्प मांग रहा हूं। तो राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस जी। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी जो है आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। कहां पे? सिंगापुर में। लेकिन उससे पहले ही बर्मा के अंदर आजाद हिंद फौज तैनात थी। आजाद हिंद फौज की जो उपज है, दिमाग की उपज, वो कैप्टन मोहन सिंह की है। लेकिन इसको संभाला किसने? रास बिहारी बोस ने। लेकिन इसको मजबूत किसने किया? सुभाष चंद्र बोस जी ने। सुभाष चंद्र बोस जी बर्मा गए और बर्मा में उन सेनाओं को तैयार किया, अलग अलग ब्रिगेडियर बना दिया। लक्ष्मी ब्रिगेडियर जिसमें महिलाएं शामिल थी, वो महिलाएं भी अंग्रेज सरकार के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। म्यांमार होते हुए मणिपुर के इंफाल रास्ते से दिल्ली चलो का नारा दिया और दिल्ली पहुंच करके सारे अंग्रेज को भगाना शुरू किया। लेकिन उसी बीच गजब यह हो गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में हुआ क्या था कि अमेरिका ने जापान पर हमला कर दिया, उधर जर्मनी के हिटलर को मार दिया, मुसोलिनी को मार दिया, सब कुछ विनाश हो गया। जापान से हथियार आना बंद हो गया। आपको पता होगा 6 अगस्त 9 अगस्त के दिन जो है जापान के ऊपर अटैक हुआ था। वो अटैक भारतीय के लिए बहुत ही दुर्गति का दिन था। अगर वो अटैक नहीं होता, जर्मनी जीत जाता, तो हम 1945 में ही आजाद हो जाते। और अगर विश्व युद्ध नहीं होता, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो हम लगभग 1955 में आजाद होते। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में
ब्रिटिश की सेनाएं बहुत संख्या में मारी गई थी, ब्रिटिश की अर्थव्यवस्था खराब हो गई थी, इसलिए ब्रिटेन को ना चाहते हुए भी 1947 में देश को आजाद करना पड़ा। अब बारी आई सुभाष चंद्र बोस जी का, कहे हम जाएंगे जापान, वो चल दिए जापान हवाई जहाज से, लेकिन ताइवान जाते जाते उनका विमान जो है क्रैश हो गया और वो मर गए। और हुआ कुछ नहीं, आजाद हिंद फौज की सेना टूट पड़ी, अंग्रेजों ने कोड़े मार मार करके उन सैनिकों को बेहाल कर दिया, लेकिन अंत तक भारत को आजादी मिली गई। ऐसे थे सुभाष चंद्र बोस जी। क्या आप लोग पता था इनके बारे में? सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बहुत कम लोग पता होता है। इस तरह से भगत सिंह, ठीक, महात्मा गांधी को सब जानते हैं, ठीक। अब महात्मा गांधी को बहुत लोग कहना कि महात्मा गांधी ने आजादी दिलवाई। अगर हम महात्मा गांधी के चीजों पर चलते, उस टाइम चलते, तो शायद हमारा देश 1960 में आजाद होता। क्रांतिकारी सब मर गए देश को आजादी करते करते, और आज हमारा देश जो है उन क्रांतिकारियों को भूलते जा रहे हैं। बस उनके जब दिवस आता है तो उनके दिवस पर स्टेटस डालते हैं, पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस जी दिवस, उसके बाद उनको सब भूल जाते हैं। उनके ऐसा बलिदान कौन दे पाएगा? आज टाइम में एक चपरासी की नौकरी छोड़ नहीं पाएगा कोई। उन्हें तो आईसीएस का जो पद था वो छोड़ दिया। ये होते देश का पूत, देख लो।